जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। देखिए, हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सी चीज़ें देख ली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख ली कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। एक ग्लासगो समिट हमारी रहती है COP26, जिसको हम आज के ही लेक्चर में एंड में या कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में देखेंगे। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव कवर करना पहले ज़रूरी है, और फिर हम जानेंगे कि क्यों इंडिया ने COP26 में इतने सारे चेंजेस लेके आए। मतलब वो पंचामृत जो योजना आई है उसके पीछे क्या कारण है, उसको जानने की कोशिश करेंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडिया की वर्नेबिलिटी को, कि इंडिया में क्लाइमेट चेंज का क्या असर होने वाला है। अब अलग अलग एरियाज में अलग अलग आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे आपको पता होगा, इंडिया में जैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है वो कुछ इस डायरेक्शन से आता है, और आपका जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है इसकी वो कुछ इस डायरेक्शन से आती है। अब इसके कारण क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है, और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज वाला पार्ट है, पूर्वांचल वाला पार्ट है। अब इन एरिया में आपको रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? देखिए, तिब्बतन हाई प्लेट्यू है, मतलब यहाँ पर जो आपका प्लेट्यू है वो काफ़ी ऊंचा है, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब रूफ ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि सूरज के बहुत ज़्यादा करीब होगी, मतलब इतनी भी नहीं, बट रिलेटिवली बाकी एरिया से थोड़ी ऊंची है ये प्लेस, तो यहाँ पर सूरज की तपिश कुछ ज़्यादा रहेगी। अब क्योंकि सूरज की तपिश ज़्यादा है तो यहाँ पर अब लो प्रेशर और ज़्यादा इंटेंस बनेगा। अब लो प्रेशर इंटेंस बनेगा तो ये अपनी तरफ ये अरेबियन सी से जो हवाएं हैं और ये जो आपकी लाइक बे ऑफ बंगाल से हवाएं हैं उन्हें बहुत तेजी से खींचेगा। अब जब ये तेजी से हवा खींचेगा तो आप देखेंगे कि आपके जो ये वाले पार्ट हैं, खासकर ये जो हिमालयन के जो ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड हैं, इन एरिया में रेनफॉल पहले के मुकाबले बढ़ जाएंगी। अब क्योंकि यहां से आपकी अरेबियन सी ब्रांच कुछ इस तरफ से होते हुए इस एरिया में जाके बारिश करती है, तो आप देखेंगे कि समर टाइम में यहां पर भी आपको बहुत सी रेनफॉल देखने को मिलेगी। अब क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगी और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द रीसेंट लैंडफॉर्म है जो आपको वर्ल्ड में देखने को मिलता है। अगर बात करें तो जैसे इससे यंगेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है प्लेन्स वाले एरिया में। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। अब यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, वन ऑफ द वर्ल्ड की यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन होने के कारण ये जो रॉक सिस्टम है इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब इसे कंप्रेशन होके स्टेबलाइज होने में टाइम लगना है। और अभी अगर यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो इसके कारण लैंडस्लाइड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब लैंडस्लाइड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो जनता है, जनसंख्या है, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहली चीज़ तो हिमालय वाले एरिया में, इस वाले पार्ट में यही देखने को मिलेगी आपको। अब बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट की, ये जो आपको ये हरियाणा, पंजाब और यूपी वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। इस साइड आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉट की सिचुएशन और ज़्यादा मतलब बढ़ने लग जाएंगी। अब ड्रॉट क्यों बढ़ेगा? देखिए, यहाँ पर जो रेनफॉल पहुँचता है, अक्सर क्या होता है कि जैसे बारिश यहाँ पर होगी, फिर इसके बाद यहाँ से होते हुए हिमालय से टकरा के फिर वापस आके यहाँ पर बारिश होती है, या आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से हवाएं आती है वो यहाँ पर आके फिर इस एरिया में बारिश करवाती हैं। अब जब इस एरिया में ये टकरा कर बादल पहुंचेंगे, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश कर चुके हैं, तो वाटर जो यहाँ पर बचेगा वो कम होगा, जिसकी वजह से इन एरिया में, पंजाब हरियाणा वाले एरिया में आपको ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे। तो इस एरिया में फ्रिक्वेंटली आपको ड्रॉट देखने को मिलेगा, तो इन एरिया में आपको फ्रिक्वेंटली ड्रॉट देखने को मिलेगा। जबकि बात की जाए इस पार्ट की, इस पार्ट में रिलेटिवली रेनफॉल थोड़ा अच्छा खासा रह सकता है। अब क्योंकि नेपाल वगैरह एरिया से आपको यहाँ पर बहुत सी नदियाँ आती हुई दिखती हैं, तो इस वजह से इस एरिया में नदियों के कारण आपको फ्लडिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाई हिमालयाज में बहुत बारिश होगी, जिसके कारण यहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है। इस वाले पार्ट में आपको मानसून के कारण अक्सर जैसे फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी। असम इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, जहां पर आपको हर साल ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लडिंग की सिचुएशन देखने को मिलती है। बाकी लैंडस्लाइड वगैरह तो यहां पर भी इंक्रीज होंगे। अब अगर बात की जाए वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट में भी रेनफॉल इंक्रीज होने की वजह से आपको लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। अब ऐसा क्यों है कि यहां पर भी लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी? देखिए, वैसे तो ये पार्ट बहुत स्टेबल था, बट ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, एंथ्रोपोजेनिक रीजन के कारण आप ये कह सकते हैं कि भैया यहां पर ये पार्ट अब इतना स्टेबल नहीं रहा। कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, ह्यूमन ने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इस जंगलों को मॉडिफाई कर दिया।
यहाँ पर आपको बहुत डेंस जंगल मिला करते थे वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में। बट हुआ ये है कि हमने रबर प्लांटेशन के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए और टी प्लांटेशन के लिए इन जंगलों को साफ कर दिया है। अब क्योंकि हमने इन जंगलों को साफ कर दिया और जो प्लांटेशन में हम क्रॉप उगाते हैं उसकी रूट्स की गहराई इतनी नहीं होती, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी टॉप सॉइल वो काफी लूज रहेगी। अब क्योंकि टॉप सॉइल आपकी लूज है तो इस वजह से इस एरिया में भी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अब ये वाला तो आपका एरिया लीवर्ड साइड है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसा पार्ट है जहां पर आपको ज्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ये ऐसा एरिया है जहां पर अमूमन आपको ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी, बिकॉज ये आपका एरिया जो जैसे एक होता है ना विंडवर्ड साइड, ये आपका वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड है और ये कौन सा है, रेन शेडो पार्ट। तो रेन शेडो पार्ट में क्योंकि बारिश कम होगी तो इसकी वजह से इन एरिया में भी आपको ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। बट लोकली कंडीशन की वजह से कई एरिया में बारिश होने का चांसेस पहले से बढ़ जाएगा। जैसे आपको मैं राजस्थान का एग्जांपल देता हूं, इस साल भी आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत सी एरिया में बाढ़ रिकॉर्ड की गई है। अब पहले तो कहाँ यहाँ पर बारिश भी नहीं होती थी, आज की डेट में इन एरिया में बाढ़ तक रिकॉर्ड की गई है। इसका कारण भी क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि एकदम से लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से आसपास के एरिया से हवा बहकर आपके लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब यहाँ पर राजस्थान पे जो लो प्रेशर बनेगा वो कुछ ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आसपास से हाई प्रेशर से एयर जब यहाँ पर आएगी तो वाटर बॉडीज से पानी लेके आएगी और जिसकी वजह से इन एरिया में रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और हालात कुछ आपके लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार में भी कुछ अलग नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली आइलैंड्स के भी यूजर्स के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। आइलैंड के लाइक जो सेंसिटिव एरियाज है, इको सेंसिटिव एरियाज, उनको भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब आपको इन एरियाज में भी फर्जाइल कंडीशन देखने को मिलेगी। अब क्योंकि फर्जाइल कंडीशंस हैं तो यहाँ पर भी जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब वैसे तो आप कह सकते हो सुनामी की वजह से आपका जो सदर्न मोस्ट टिप है वो कहीं ना कहीं 2003-4 के आसपास डूब गया था पानी में, बट ऐसी चीज़ें आपको और ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलेंगी जब आपका सी लेवल राइज करेगा। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कोस्टल एरिया की इस चीज़ को लेके। अब जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाइए आप, यहाँ से लेके पूरा जो ये आपका 7500 किलोमीटर का कोस्टलाइन एरिया है ये पूरा ही तो वनरेबल है। यहाँ पर जब आपका ओशन वाटर राइज करेगा तो आप क्या देखेंगे कि जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर आपको फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी। और फ्लड लाइक सिचुएशन के कारण जो लाइक एरिया है, एक तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी, ऊपर से जो फिशिंग की कैचिंग प्रोबेबिलिटी थी वो भी कम हो जाएगी, प्लस ह्यूमन माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड माइग्रेशन देखने को मिलेगा और उसकी वजह से सोशल टेंशन बढ़ेगी। तो इन जनरल अगर मैं आपको कहूं तो ये सभी पार्ट थ्रू आउट इंडिया आपके वनरेबल रहेंगे। इन पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में आपको हीट वेव्स देखने को मिलेंगी, लू जो चलते हैं वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाएंगी। अब मान लीजिए आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना इंडिया से रिलेटेड कि क्या वनरेबिलिटी है, उसके लिए आप इसी तरह से एक मैप ड्रॉ करके इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देंगे तो काफ़ी सही रहेगा आपको। जैसे कोस्ट लाइन के साथ फ्लडिंग की प्रॉब्लम बता दी और बाकी चीज़ें उस तरह से, जैसे ऊपर लैंडस्लाइड आ गया, आपके जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर लैंडस्लाइड डाल दिया आपने, तो अलग अलग एरिया को अगर आप ढंग से रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका आधा काम तो यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे इस एरिया को मार्क किया, यहाँ पर लिख दिया कि भैया आपको फ्लडिंग देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी, यहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लडिंग, फ्लैश फ्लड वगैरह चीज़ें देखने को मिलेंगी, इस एरिया में ड्रॉट देखने को मिलेगा, इस एरिया में लैंडस्लाइड। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपने आंसर में एक मैप का इस्तेमाल करके उसे बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जो इश्यूज है इंडिया को लेके। अब इश्यूज क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है इतनी बढ़िया तो है नहीं कि कहीं ना कहीं इन डिजास्टर से रेजिलियंट हो। हमें अभी ये रेजिलियंट इकॉनमी बनाने की जरूरत है। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इस तरह से होना चाहिए कि वो क्लाइमेट स्मार्ट हो, सो दैट एक तो जो अर्बन हीट आइलैंड जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो कम हो जाए, साथ के साथ एक कोशिश हमारी ये भी रहनी चाहिए कि जो ग्रीनरी है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट कम हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इशू ये है कि अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेट में है। डेवलपिंग स्टेट मतलब यहां पर इंडिया में बहुत सी कंस्ट्रक्शन चलेगी, और कंस्ट्रक्शन चलने का मतलब है कि हम किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हम सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, हम स्टील का इस्तेमाल करेंगे, और स्टील और सीमेंट में एक्चुअल में अगर हम बात करें
तो बहुत सा कोल बर्न करना पड़ेगा हमें। अब अगर कोल बर्न करना पड़ेगा तो ये क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी। तो पहला इशू तो ये हो गया। अब इकोनॉमी में ही दूसरा इशू देख लेते हैं। अब देखिए, बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरा करना है हमें, चलो ये तो एथिकल पर्सपेक्टिव में देख लेंगे, बट यहां पर अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी अगर हमें रन करनी है, मतलब जैसे अगर हमें लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए जीडीपी कहीं ना कहीं ऊपर लेके जानी पड़ेगी। जीडीपी अगर ऊपर लेके जानी है तो वी हैव टू फोर्स कि मार्केट में प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो। प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करने के लिए अगेन हमें कोशिश ये करनी होगी कि जो कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। अब ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नहीं सकती। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है तो क्लाइमेट चेंज इनएविटेबल है। जैसे थानोस इनएविटेबल था तो ये भी इनएविटेबल हो जाएगा, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। तो ये भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पावर्टी अपलिफ्टमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं तो जीडीपी ऊपर करनी पड़ेगी। जीडीपी ऊपर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी परसिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब अचीव करना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। देन इकोनॉमी में ही अगर आप देखें तो एक दो कारण और भी हैं जिससे आप ये मान सकते हैं कि इंडिया की वर्नेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अब यहां पर इनको मैं थोड़ी अलग अलग डायमेंशन से लिंक करके वापस इकोनॉमी पे आऊंगा। पहली चीज देखिए, टेक्नोलॉजी पॉइंट। टेक्नोलॉजी क्यों? देखिए, इंडिया में हम खर्चा नहीं करते R&D पे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे यहां पर स्किल्स इतने हैं नहीं। तीसरी चीज, हमारा एजुकेशन लेवल इस तरह का कॉम्पिटेंट नहीं है जिस तरह के R&D वगैरह के लिए चाहिए। तो इन जनरल जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो हमारी इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन लेवल रहेगा उसको इंक्रीज करने के लिए हमें जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी उसी के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सा पोल्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट ना करना, स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट ना करना, एजुकेशन की फील्ड में इन्वेस्टमेंट ना करना, इसके कारण टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो पा रहा। और यही एक कारण बनता है आगे चलकर जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ने वाली है। क्यों? आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखिए, हम कहते हैं कि लिथियम आयन बैटरी इज द सोल्यूशन। पहली चीज तो लिथियम आयन बैटरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत सी एनर्जी चाहिएगी। इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए मैं आपको ये कहूं कि अगर हमें एक लिथियम आयन बैटरी बनाना है, ये बैटरा बनाना है, इसके लिए एक क्रूड ऑयल का ड्रम लगता है, यू वोंट इमेजिन। आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं इसमें। लिथियम आयन बैटरी ऐसा नहीं है कि बहुत आपका ग्रीन सोर्स है, फिर इनको डिस्पोज ऑफ करने की भी अपनी अलग से ही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मान के चलिए कि भैया अगर हम लिथियम आयन बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी ले भी लेते हैं बाहर से, तो अभी हमारे पास लिथियम आयन बैटरी ही नहीं है, मतलब बैटरी छोड़िए, वो लिथियम आयन ही नहीं है। अब इसके अगर हम लिथियम आयन की बैक डे मतलब इसके इन्वेंट्री को ट्रेस करें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में देखने को मिलता है। अब यहां पर ऑलमोस्ट 70% जो आपकी जो एरिया है जहां पर लिथियम वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां पर चाइनीज कंपनीज का डोमिनेशन है। तो आप एक चीज बताइए, पहले तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर उन एरिया का एक्सेस भी नहीं है रिसोर्सेज का, तो प्रॉब्लम तो आने वाले समय में बढ़ेगी ना। इसी चीज को मैं फर्दर आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आगे चलकर हमें ई व्हीकल्स को प्रमोट करना है, ईवी को प्रमोट करना है, बट इसमें लगते हैं सेमीकंडक्टर्स की चिप। मैं आपको कह दूं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर की चिप्स इतनी ज्यादा बनती ही नहीं है, बहुत कम बनती है, और उसके लिए भी ताइवान जैसे देशों के ऊपर हम डिपेंडेंट है। ताइवान छोड़िए, हम चाइना जैसे देशों पे भी डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ही ना। वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, R&D, एजुकेशन, वो कुछ भी नहीं वर्क कर रहा हमारा। फिर यहां पर जो जो रिसोर्सेज चाहिए एक्चुअल में, जैसे मैंने आपको कहा लिथियम के सोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो जो जो रिसोर्सेज एक्चुअल में चाहिए हमें एक देश को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए, वो रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं है। अब यहां पर दो तरह के रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल और फाइनेंशियल। अब इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे सिलिकॉन इंडिया में नहीं मिलता, जैसे अगर हम बात करें लिथियम इंडिया में नहीं मिलता, तो बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें चाहिए आने वाले समय में हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बट ये रिसोर्सेज इंडिया में नहीं मिलते हमें। फिर बात करें फाइनेंसेस की, फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन टेक्नोलॉजी के एक्सेस के लिए हमें पैसा चाहिएगा। अब पैसा ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास बहुत ईजिली अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास लाखों लोग हैं जिनके पेट भरने जरूरी है। इन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को जिंदा रखना।
तो कहीं ना कहीं उस रीजंस की वजह से भी मैं ये कह रहा हूं फाइनेंसिस एक हमारे लिए आने वाले टाइम में चैलेंज है। देन सोसाइटी का जो नेचर है, सोशल नेचर है, दैट इज ऑल्सो दैट सोशल बिहेवियर, दैट इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से इंडिया में क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम आगे भी प्रसिस्ट करती रहेगी। अब इसके पीछे मैं क्यों पड़ा हुआ हूं, इसका क्या कारण है, आप इसे समझिए। देखिए, हमारे में एक नेचर है, हम पैसा बचाने की सोचते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, हमारे में ये नहीं होता कि अगर कोई चीज़ अच्छी है, थोड़ी महंगी भी मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि भैया थोड़ी चाहे ठीक ठाक हो चीज़ लेकिन सस्ती हो, हम सस्ते के पीछे भागते हैं। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको आज की डेट में कहूं कि आप कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए और ये बिजली जो है आपकी थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। अभी इसकी जैसे कॉस्ट पड़ती है हमारे को 11-12 रुपए पर यूनिट। ऑल्दो तमिलनाडु इसमें कहीं ना कहीं बहुत आगे है, उन्होंने इसकी कॉस्ट को 6 या 7 रुपए के आसपास पहुंचा दिया है। बट येट ये इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात कर रहा हूँ। बट अभी की बात करें तो यहाँ पर 11-12 रुपए की कॉस्ट है और करंटली कोल से जो एनर्जी आती है उसकी कॉस्ट है 4-5 रुपए। अब आप सोचेंगे कि भैया 11-12 रुपए तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया मेरा बिजली का बिल। आप एनर्जी की यूटिलाइजेशन को कम करने पे नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे इससे मेरा बिल कहीं ना कहीं डबल हो जाएगा तो मैं इस चीज़ को यूटिलाइज ना करूं। अब बात यह है, हमें हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर उनके फ्यूचर के लिए अगर हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े तो वो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सोशल बिहेवियर जो है ना, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे एक इशू लगता है कि एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज को हम इंडिया में रोक नहीं पाएंगे। अब ऐसे ही पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। पॉलिटिकल इश्यूज कैसे? अब देखिए, आप जब सोलर पावर प्लांट लगाएंगे या विंड फार्म लगाएंगे, यू नीड लैंड। और लैंड अगर आप अक्वायर करने जाएंगे तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसमें अड़चन डालेगी कि भैया किसानों का हक छीन लिया, ये है, ये सरकार तो गंदी है, ये है, वो है, बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं। बट एक्चुअल में जब आप कहते हैं कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो यू ऑल्सो हैव टू गिव द लैंड। अगर वो लैंड नहीं दोगे तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगी? सीधी सीधी फिलॉसफी है, अगर मुझे सोलर फार्म लगाने हैं, मेरे को विंड फार्म लगाने हैं, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिएगी। अब जगह चाहिएगी तो कहीं से तो लूंगा ना मैं। अब जिससे भी छीनूंगा तो वो तो रोएगा। अब अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि हमारे इंडिया में लॉ की ऐसी कंडीशंस हैं, लॉ तो चलो फिर भी ठीक है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की ऐसी कंडीशन है कि कहीं ना कहीं से कोई लूप होल लगा के उस प्रोजेक्ट को लटका देगा। अब जब उन प्रोजेक्ट्स को लटकाया जाता है तो यहां पर हमारी जो इंटरनेशनल छवि है वो भी खराब होती है। इसके बाद मैं इकोनॉमी पॉइंट पे उस पर वापस आऊंगा, बट आपको मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बुलेट ट्रेन को लाना वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। बट ये डिसीजन लिया था 2014-15 में, बट क्या आज तक वो बुलेट ट्रेन आ पाई है? हम बात करते हैं हम ये टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो टेक्नोलॉजी लाएंगे, बट एक्चुअल में जब हम ग्रास रूट लेवल पे वर्क करते हैं तो दीज आर द पीपल, यही लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया ये चीज नहीं होनी चाहिए, मेरा अधिकार छिन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यस, सम पीपल विल बी हर्ट, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ को नुकसान पहुंचेगा इससे। बट बात यह है कि इकोनॉमी में अगर जॉब क्रिएट करनी है तो काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। अब अगर आपको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी तो उसके लिए लैंड चाहिएगा। अब लैंड चाहिएगा तो अगर आप नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बुलेट ट्रेन का अभी जो एग्जांपल दे रहा था, अब बुलेट ट्रेन इंडिया में नहीं आई, जॉब आई क्या उससे? नहीं तो अगर वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता तो हो सकता है कि हजारों या 10,000 लोगों को इससे काम मिल जाता। कुछ जैसे इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसमें से भी कुछ जैसे लाइन को बिछाने के लिए लोहा यूज हो जाता। तो ये चीजें जब यूटिलाइज होती तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते, उससे रोजगार बढ़ते। एट द सेम टाइम एक और चीज बताता हूं, अब ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है। अब जापान जैसी कंट्री कोई और अगर सोच रही हो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो क्या वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी जब उन्हें पता है कि भैया यहां पर आपको लैंड इतने इजीली अवेलेबल नहीं होगा? सेम टाइम पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप टाटा नैनो का एग्जांपल लीजिए। पहले एक टाटा नैनो कहां पर लगना चाहता था? बंगाल में। बंगाल में लगता है, चलो वेल एंड गुड, वहां के लोगों को रोजगार मिलता। बट ममता दीदी आई, ममता दीदी ने कहा मैं यहां पर नहीं लगने दूंगी। बाद में वो प्लांट चला गया कहां पर? गुजरात में। वहां पर रोजगार आया ना। बात मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर आपको कहीं ना कहीं लोगों को पॉवर्टी से उठाना है तो
तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल कंसेंसस बनानी जरूरी है। अब जब आप पॉलिटिकल कहीं ना कहीं कंसेंसस बनाते हैं, लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को हाँ या ना करें तो वहां पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर आप ध्यान दें, आप फोकस कीजिए कि यहां किसी तरह का वायलेशन ना हो। अगर कोई प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटली साउंड है, यू शुड गो अहेड विद दैट प्रोजेक्ट, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कोर एरियाज है जिनके ऊपर अगर इंडिया फोकस करे तो शायद क्लाइमेट चेंज इंडिया में हम होने से रोक भी दें। अब एक और चीज है, सोशल पॉइंट में ही ले सकते हो आप, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से आप ये देखिए हमारा पर कैपिटा मिशन लेवल तो बहुत कम है, दुनिया का 2/3 भी नहीं है, बट एक्चुअल में हम पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि भैया अगर हम बात करें 140 करोड़ के आसपास है, हम एक टन भी कार्बन एमिशन एक साल में करते हैं, तो ये 140 टन तो ऐसे ही हो गया, मतलब सांस लेने में भी हो जाएगा इतना। तो ये पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से इंडिया में क्लाइमेट चेंज को रोक पाना थोड़ा कठिन रहने वाला है। देन इन्हीं जो पॉपुलेशन है इनको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए साधन लगेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी की खपत होगी और उससे भी क्लाइमेट चेंज आएगा। तो यहां पर इन टोटल अगर मैं कहूं, मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ा पैसिव हूं इस मामले में, वैसे मैं आशावादी हूं, बट यहां पर मेरे को निराशा इस बात की है क्योंकि ह्यूमंस इस चीज को समझ नहीं रहे। हमें प्रॉब्लम्स पता है बट उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर इंडिया ने भी कुछ कोशिश की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ऑन ट्रैक है, सब कुछ बात करूंगा मैं। एसडीजी गोल्ड की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एसडीजी गोल्ड 13 में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में भी मैं बात करूंगा। बट बात यह है कि कोर इश्यूज हैं जो आपने पेपर में मेंशन करना है। अगर आपसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज पूछा जाए, आपसे पूछा जाए क्यों इंडिया फेल हो सकता